हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल एंड एग्जम्प्ट इनकम के क्वेश्चन बैंक डिस्कशन में। आज वैसे तो हम लोग 4 चैप्टर्स खत्म करने वाले हैं। एग्जम्प्ट इनकम, इसके बाद में करेंगे टीडीएस टीसीएस, उसके बाद में करेंगे एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट, और उसके बाद में करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम। ये करने के बाद अपने सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। टोटल कंप्यूटेशन बचेगा, वो हम कल का छुट्टी लेंगे और परसों टोटल कंप्यूटेशन को भी कोशिश करेंगे खत्म करने की। मेरे हिसाब से टोटल कंप्यूटेशन को 2 लेक्चर्स लगने चाहिए, बट हो सकता है कि भैया अपना 2 से ज्यादा लग जाए, बट अपन कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करेंगे 2 लेक्चर लेने की, एक्सटेंड कर देंगे जैसे भी होता है, ठीक है। अब आगे जो चैप्टर्स आने वाले ना, इसका कोई मोटा मोटा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ टोटल कंप्यूटेशन का आता है। इनमें से आते हैं एमसीक्यूज, बट वर्कबुक में इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, और कभी अगर इंस्टीट्यूट ने सोचा कि भैया तुम्हारी लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। तो 10 12 8 10 क्वेश्चंस है हर चैप्टर में, वो एमसीक्यूज के लिए भी आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट कर देंगे। और अगर कभी इंस्टीट्यूट ने सोचा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ बनाते हैं तो आप उस अटेम्प्ट में भी नहीं अटकोगे, इतनी मेरी गारंटी है, अगर आप ये पूरा प्रैक्टिस बैच मेरे साथ कंप्लीट करते हो। लाइव वाले बच्चों से गुजारिश है कि ये जो मैंने आपको अभी पीडीएफ दे रखा है, इसमें मैंने कुछ आंसर्स चेंज करे हैं, कुछ गलतियां थी, कुछ सीक्वेंस चेंज करे हैं, और कोई ट्रीटमेंट है वो अलग था, पहले गलत था, अभी मैंने उसको सही कर रखा है। तो ये वाला जो पीडीएफ है, अगर आपके पास पुराना वाला रैंकर्स बुक का एडिशन होगा तो ये पीडीएफ आपको आपके कोर्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको फ्री सेक्शंस, मतलब वो जो फ्री नोट्स वाला सेक्शन है वहां पे जाके भी ले सकते हो, ठीक है। मेरे पास चार्ट बुक खुला है, ये एग्जम्प्ट इनकम का, यहां से अपने को समझ में आ जाएगा एग्जम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम में से बार बार किस चीज पे क्वेश्चंस आते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, आप मेरी अगर बात मानोगे तो इस बार मेरे को लगता है जो एमसीक्यू आने वाला है या आने की संभावना बनती है वो है ये एनपीएस वात्सल्य में 10-12 बीए का। इसमें 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन तक एग्जम्प्ट होता है, और अगर डेथ पे मिला, बच्चे के डेथ पे, तो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है। ये आपको याद रखने का है, ठीक है। उसके बाद में जो बार बार क्वेश्चन आते हैं ये वाले पॉइंट पे आते हैं। आपको ये रूल 7, 7A, 7B, सॉरी 8, 7B, 7 तो नीचे है वो अदर वाले, इसमें 7A, 7B और 8, ये इनके परसेंटेज आपको याद रखने हैं। रट्टा मार के रख लो, ये रट्टा मार के रख लो, नींद में भी नहीं भूलने का है। आप एक बार पार्शियल इंटीग्रेशन भूल गए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये परसेंटेज नहीं भूलने हैं, याद करके रख लो, ठीक है। चलिए आते हैं एमसीक्यूज पे। पहला क्वेश्चन, लाइव वाली जनता, अभी ये पीडीएफ अगर आपके पास होगा, मतलब अभी नहीं होगा, अगर होगा आपके किसी के पास, तो बस अगर किसी का आंसर पीछे गलत दे रखा है तो मेरे को बता देना, मतलब मैं क्या है आपको हाथों हाथ करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब अगेन सेम उम्मीद है मेरी आपसे, एक ही एक्सपेक्टेशन है कि भैया आपने एक बार ये पढ़े हुआ होना, तो क्या है स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाएगा। व्हेन अ पर्सन इज हैविंग एग्रीकल्चरल लैंड sells the seed taken from such land in a nursery, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड से जो सीड्स निकले हैं वो नर्सरी में बेचता है, विच इज अ पार्ट ऑफ सेड लैंड, तो इनकम फ्रॉम सच सेल इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। भैया आपके खेत से जो भी प्रोड्यूस निकलता है वो जब आप बेचते हो तो वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है, ठीक है। सेकेंड, संगमा हैज अ टी स्टेट इन आसाम, और ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी का इसका बिजनेस है। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी का होना तब जाके पार्टली एग्रीकल्चरल, पार्टली पर्सनल, पार्टली बिजनेस होती है, मतलब कंपोजिट इनकम होती है। और डिवाइड क्या होता है, मैंने आपको क्लास में बताया था, डिवाइड होता है इनकम, मतलब रिसीट डिवाइड नहीं होती है, रिसीट में से खर्चे माइनस कर दो, वो जो कंपोजिट इनकम आई है उसको 60-40 में डिवाइड करना है। यहां पे टी है तो टी में 60% एग्रीकल्चरल होता है, 40% क्या होता है, बिजनेस इनकम है। तो इनकम कितना है, 10 लाख। अब दे रखा है क्वेश्चन में इनकम है, मतलब ये प्रॉफिट है, एक्सपेंस माइनस करने का, तो इसमें से एग्रीकल्चरल कितना रहेगा भैया, 6 लाख एग्रीकल्चरल रहेगा, ठीक है, 60%। अमाउंट रिसीव्ड बाय द नॉमिनी एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ एनपीएस, एनपीएस में से जब आप क्लोज करते हो या ऑप्ट आउट करते हो, ड्यू टू द डेथ, डेथ के वक्त पूछ रहा है, डेथ के वक्त अगर आपको पैसा मिल रहा है तो इट इज 100% एग्जम्प्ट, ठीक है, एग्जम्प्ट अप टू 100%। और अगर ये डेथ वाला वर्ड नहीं रहता तो कितना एग्जम्प्ट रहता, 60% तक एग्जम्प्ट है। अगर पार्शियल विड्रॉ कर रहे हो तो 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है। और जो वात्सल्य वाला स्कीम है
एनपीएस वात्सल्य, उसमें भी अगर आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हो तो 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन 10-12 बी में एग्जम्प्ट है, ठीक है। और डेथ के वक्त एनपीएस वात्सल्य में माइनर की डेथ हो गई तो उसमें भी पूरा 100% एग्जम्प्ट है। डन। हाँ, अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये डाइसी क्वेश्चन है। व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, इट इज चार्जेबल टू टैक्स टू द एक्सटेंट, कितना चार्जेबल रहेगा। अब यहां पे कहीं नहीं बताया है कि पार्शियल विड्रॉल है या पूरा विड्रॉल है, मतलब कंप्लीट क्लोजर है। तो देखिए यूजुअल अजम्पशन क्या है, अगर क्लोजर है तो ऐसा लिखेंगे क्लोजर या ऑप्ट आउट, विड्रॉल है इसका मतलब है पार्शियल विड्रॉल है, ठीक है। तो पार्शियल विड्रॉल में 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन तक एग्जम्प्ट होता है। इट इज चार्जेबल, चार्जेबल कब रहेगा, 25 के ऊपर वाला, तो लिखा है एक्सीड्स 25%, बी इज द राइट आंसर फोर्थ का, ठीक है। हाँ, मैंने क्वेश्चंस के सीक्वेंस थोड़े शफल करे हैं, तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा आगे पीछे देख लेना, इतनी मेहनत तो आप कर सकते हो। और अगर आपके पास लेटेस्ट वाला रैंकर क्वेश्चन बैंक है तो उसके अंदर चेंज होके मिलेगा होगा। व्हेन एन एम्प्लॉय रिसीव्स मनी ऑन क्लोजर ऑफ एनपीएस, इट इज, क्लोजर के वक्त पैसा मिल रहा है तो इट इज टैक्सेबल है, 60% एग्जम्प्ट है। तो भैया डी इज द राइट आंसर, 60% इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। अब ये एनपीएस का पूरा कहानी मैंने आपको क्लास के अंदर बता रखा है, तो उस पर मैं अभी और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और जिनको नहीं पता है उनने याद रख लेना कि भैया क्लोजर के वक्त 60% एग्जम्प्ट है, 60% ऑफ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन नेशनल, अब फॉरेन नेशनल के वक्त मैंने छुड़वा दिया था, मैंने बोला बस एक बात याद रख लेना जिसपे एमसीक्यू आ सकता है कि भैया इनका जो इनकम है एग्जम्प्ट रहेगा अगर इनका पीरियड ऑफ स्टे 90 डेज के आसपास है, 90 डेज से ज्यादा नहीं है। और ये अपन ने चार्ट बुक में भी दे रखा था, अगर आपने चार्ट बुक पढ़ा होगा ना तो ये देखो यहां पे लिखा है 10-6 का, ये 10-6 का 90 डेज से कम होना, 90 डेज से कम होना, ठीक है। और ये मैंने बोला था ये पढ़ना मत, इसको पढ़ना भी मत, ठीक है। अब एक जगह एक और एमसीक्यू है इसका, वो बता देता हूं कि ऑल ऑफ द अबव आके अपना काम हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, मैं बताता हूं लॉजिक, तुक्के पूरे बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल इनकम, इनमें से एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है बार बार, देखो दिसंबर 23 में आया, अभी एक और बार आया था, पिछले बार भी क्वेश्चन आया था। तो आपको बोलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी है, उसके लिए क्या पढ़ना है आपने, उसके लिए आपने पढ़ना है ये वाला पॉइंट, एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या आती है, ये 3 चीजें, ठीक है। अब नहीं पढ़े तो पॉज करके पढ़ लेना। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं जो एग्रीकल्चरल में इन्वॉल्व है और वो कंपनी मेरे को डिविडेंड दे रही है, तो कंपनी मेरे को डिविडेंड दे रही है तो मेरे लिए डिविडेंड है, ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं रहेगा। कंपनी, अगर ऐसी कंपनी में मैं काम करता हूं जहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैरी आउट होती है और वो कंपनी मेरे को दे रही है सैलरी, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आती, सैलरी में आती है, ठीक है। बट याद रखना अगर मैं किसी फर्म में काम कर रहा हूं जो कि एग्रीकल्चरल बिजनेस करती है और यहां काम कर रहा हूं मतलब पार्टनर हूं, ठीक है, और यहां से मेरे को मिल रहा है अपना शेयर या रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा होता है बच्चों कि भैया फर्म का जो इनकम है वही अपने पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट होता है। तो फर्म का अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो पार्टनर के हाथों में भी वो एज एन एग्रीकल्चरल इनकम ही टैक्सेबल रहेगा। अगर फर्म का टी वाला बिजनेस है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, और उससे पार्टनर को उसका शेयर मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो भी उस पार्टनर के लिए एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम, पार्टली एग्रीकल्चरल पार्टली बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। बट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म एग्जम्प्ट होता है, तो उसमें तो लोड नहीं है, रेम्यूनरेशन के केस में है, आगे इसका क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला देखो, इंटरेस्ट ऑन अरियर्स ऑफ रेंट रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि भैया मैं अगर किसी को अपनी जमीन किराए पे देता हूं, एग्रीकल्चरल लैंड, जैसे मैंने आपको बता रखा है मेरा केस का एग्जांपल, हमारे पास भी खेत है बट अभी हम ना मैं खेती करता हूं ना पापा खेती करते, तो हम क्या करते हैं, ये जो लैंड है हमने किसी को रेंट पे दे दिया, किसी फार्मर को कि भैया तू इस पे जो भी है प्रोड्यूस कर, मेरे को हर साल का 1 एकड़ का लाख रुपए दे देना, 50,000 रुपए दे देना, ठीक है। अब वो फार्मर अगर टाइम पे हमको पैसा नहीं दे रहा है, रेंट टाइम पे नहीं दे रहा है, तो उससे हम इंटरेस्ट लेते हैं और वो इंटरेस्ट भी एग्रीकल्चरल इनकम रहता है, ठीक है।
ये याद रख लेना, इसको लर्न कर लेना अगर आपको नहीं ध्यान में है तो, क्योंकि भैया ये इंटरेस्ट काय के लिए मिल रहा है? एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर का इंटरेस्ट है, रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड का इंटरेस्ट है, तो ये भी एग्रीकल्चरल इनकम रहती है, याद रख लेना। थर्ड वाला पॉइंट देखो, सी वाला, ये 2 और 3 वाला जो है ना, बी और सी, ये कंफ्यूजिंग है। सी देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये सी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, यहां पे कोई मनी लेंडर है, उसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिला। अब ऊपर में जो मेरे को इंटरेस्ट मिला था वो काय के लिए मिला था, क्योंकि उसने एग्रीकल्चरल लैंड का, फार्मर ने जो मैंने उसको जमीन किराए पे दिया है उसका रेंट टाइम पे नहीं दिया था, इसलिए उसने मेरे को इंटरेस्ट पे करा था। बट यहां पे सी में क्या बोल रहा है, कोई भी मनी लेंडर है, जैसे मैंने आपको अपना पैसा 5 लाख रुपए दिया है, लेंड किया है, उधार दिया है, अब ये टाइम पे आपने पैसा नहीं दिए, जो भी होगा, तो मैं आपसे इंटरेस्ट ले रहा हूं, या पैसा यूज करने के लिए भी नॉर्मल इंटरेस्ट ले सकता हूं। अब आप हो किसान, अब आप मेरे को पैसा देने वाले हो, मैंने 5 लाख रुपए दिया, 10% का इंटरेस्ट है, आप मेरे को 50,000 रुपए देने वाले हो इंटरेस्ट का। अब ये 50,000 आप मेरे को कैश में दो या फिर आप मेरे को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दो, तो क्या ये इंटरेस्ट जो मेरे को मिल रहा है ये एग्रीकल्चरल इनकम है? क्योंकि आपने मेरे को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिया, आपने अपना कपास उठा के मेरे को दे दिया, आपने अपनी सोयाबीन उठा के मेरे को दे दिया। अरे भैया, मेरे को जो पैसा मिल रहा है, दिस इज इंटरेस्ट ऑन लेंडिंग, अमाउंट लेंड, तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के फॉर्म में मिल रहा है। इसका मतलब एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, मेरी इंटरेस्ट वाली इनकम है। ठीक है, तो मनी लेंडर को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट रहेगा। अब वो इंटरेस्ट आगे वाला बंदा कैश में देगा, या आगे वाले बंदे की टीवी की दुकान है उसने टीवी दे दिया, आगे वाले बंदे की गधे की दुकान है उसने गधा दे दिया, आगे वाले बंदा फार्मर है उसने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे दिया, तो क्या मेरी इंटरेस्ट इनकम एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी? नहीं भैया, नहीं, नहीं होगी। ठीक है, हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, पार्टनर ने, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा था, फर्म से पार्टनर को अगर शेयर मिल रहा है या रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम रहेगा। मैंने यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर ने क्या दिया, लोन दिया या कैपिटल दिया, उस पे फर्म इसको इंटरेस्ट पे कर रही है। ये इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल रहेगा? पीजीबीपी में। खत्म है, ये थोड़ी एग्रीकल्चरल इनकम में कैपिटल नहीं आता। याद रख लेना है बातें, ये बातें याद रखनी पड़ेगी। जिनका दिमाग कम चलता है ना, उनको याद रखना पड़ेगा, चीजें ये लर्न करना है। और ये क्वेश्चन दिसंबर 23 का है, न्यू सिलेबस के हिसाब से ही है। ठीक है, ओके, डन। फिर आगे देखो, पारुल इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर। ये देखो ना, ये याद रखना, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग होना। अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग रबर के बिजनेस में तो फिर कोई एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला काम होना, तब जाके कंपोजिट इनकम बनती है। रबर के केस में कितना रहेगा? 35, 65, 35। रबर के केस में 65, 35 रहता है। रबर के केस में 65, 35 रहता है। ठीक है, तो भैया इनकम कितना है? 2.5 लाख। तो एग्रीकल्चर कितना रहेगा? 2,50,000 इंटू 65%, 162,500। 8 का आंसर सी आ जाएगा। डन। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम फ्रॉम सैपलिंग शैल बी कंसीडर्ड एज सैपलिंग एग्रीकल्चरल इनकम रहता है। देखो कितने स्पष्ट में लिख दिया था यहाँ पे, इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीड्स ग्रोन इन नर्सरी। वो ऊपर एक सीड्स वाला क्वेश्चन था ना, और ये सैपलिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये सैपलिंग वाला क्वेश्चन अगर आपके पास पुराना एडिशन होगा ना, तो ये 2 जगह अलग अलग था, बस वर्ड चेंज थे थोड़े से। एक दिसंबर 24 में आया हुआ है, दिसंबर 24 पिछले साल, और एमसीक्यू बैंक में आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरी बुक में 24 दिख रहे हैं, आपके पुराने वाली बुक में 25 थे। ठीक है, उसके बाद ये 10th वाला देखो, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर ऑफ अ फर्म एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर। अगर फर्म ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर के बिजनेस में, तो फर्म की कंपोजिट इनकम है, बराबर है, और फर्म की कंपोजिट इनकम से पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल रहा है। फर्म की कंपोजिट इनकम है मतलब क्या है? अरे रबर के केस में अभी तो बताया 65% एग्रीकल्चर, 35% बिजनेस। तो पार्टनर के लिए भी ये इनकम पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली पर्सनल, पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल बिजनेस रहेगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। और यहां पे देखो मैंने नीचे ना आपको ये पीसी हिंट ऐड कर दिया है, ये पहले नहीं था, आपके बुक में शायद नहीं होगा।
ये यहां पे लिखा है when the firm is when business involves growing income composite है, पार्टनर का रेम्यूनरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कंपोजिट इनकम, रेम्यूनरेशन आल्सो गेट्स द सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि ये अपॉर्शनमेंट माना जाता है। जैसे फर्म का इनकम नेचर वैसा ही पार्टनर का रेम्यूनरेशन का नेचर, ठीक है। और सेम थिंग अप्लाई होगी शेयर के लिए। डन। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्टेड। ए आंसर गलत हो जाएगा। एग्जम्प्टेड है बट उसको आप टैक्स पर्पस के लिए इंक्लूड करते हो। अरे तभी तो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स होता है, और पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ही एप्लीकेबल है, कंपनी के लिए नहीं है। तो इसके लिए बी इज द राइट आंसर। डन। इनकम दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम आर कॉल्ड एज एग्जम्प्ट इनकम। ठीक है, ये एमसीक्यू बैंक का लल्ला सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चरल इनकम? देखो फिर से यही क्वेश्चन है। डिविडेंड पेड बाय कंपनी टू शेयर होल्डर, ये भाई डिविडेंड इनकम रहेगी। ये तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल बिजनेस करने वाली कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है, तो डिविडेंड माना जाएगा। शेयर प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, तो भैया यही आंसर सही है, ऊपर ही बताया था। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, वाटर सप्लाई करने की इनकम कहां से एग्रीकल्चरल इनकम होगी? पागल है क्या? क्रॉप्स निकालना पड़ता, या लैंड रेंट पे देना पड़ता, या सैपलिंग वैपलिंग बेचना पड़ता। और ये वाला पॉइंट तो अपन ने कर रखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बी इज द राइट आंसर। फर्म का इनकम अगर एग्रीकल्चर है तो पार्टनर का शेयर भी एग्रीकल्चरल इनकम ही माना जाएगा, सेम ट्रीटमेंट। ठीक है। इफ असेसी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टी, टी मैन्युफैक्चर कर रहा है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखा है। ठीक है, इसका आंसर गलत दे रखा है। इसका आंसर आपके बुक में अगर आप देखोगे ना तो शायद इसका आंसर ए दे रखा है, गलत है। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रहता तो 60% एग्रीकल्चरल रहता, बट अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी के बिजनेस में तो इसका आंसर आ जाएगा 0। एग्रीकल्चरल इनकम कुछ भी नहीं है, एग्रीकल्चरल इनकम कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सुन लो, अगर यहां पे बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी लिखा रहता, क्या लिखा रहता? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, यहां लिखा रहता ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, तो एग्रीकल्चरल इनकम कितना रहता? 60% ऑफ रिसीट या 60% ऑफ इनकम? तो आंसर है 60% ऑफ इनकम। उन्होंने 60% ऑफ टोटल रिसीट दे रखा है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है, ये देखो, सेल ऑफ टी 1.5 करोड़ का रिसीट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 50 लाख के, तो 1.5 करोड़ में से 50 लाख माइनस होगा। ये देखो यहां पे देखा, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी है, अब 1.5 करोड़ का सेल है, रिसीट है, 50 लाख के खर्चे है, तो कितना हो गया? 1 CR हो गया आपका प्रॉफिट। और ये 1 CR के प्रॉफिट को 60% एग्रीकल्चर और 40% बिजनेस माना जाता है, तो टैक्सेबल इनकम वुड बी ए। 18 का आंसर ए आएगा। ठीक है, अब इन्होंने भी ऐसा ही दे रखा था, बट इन्होंने यहां पे 40 लाख नहीं 4 लाख कर रखा था, तो आपके बुक में 4 लाख दिख रहा होगा, वो 40 लाख होना चाहिए। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी देखो क्या कर रखा है, सेल है 15 लाख का और उसमें से खर्चे है 5 लाख के, तो बचा हुआ जो पैसा है कंपोजिट इनकम है वो है 10 लाख की। ये 10 लाख की इनकम को डिवाइड करते हैं 60-40 में। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में देखो ना, पहले वाले क्वेश्चन में 10 60 15 में से 5 लाख के खर्चे गए, 10 लाख की इनकम है, इसको कंपोजिट इनकम बोलते हैं। इसमें से 60% है एग्रीकल्चर, 40% है बिजनेस। आपको पूछा है टैक्सेबल इनकम कितनी है, 4 लाख, 40%, इस तरीके से करके दिया है। ठीक है, तो भैया ये जो अगर यहां पे लिखा भी होता ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, तो भी ये 60% ऑफ टोटल रिसीट गलत आंसर है, तब आंसर हो जाता था बी 60% ऑफ इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? 60%, और बोलते बिजनेस इनकम कितना है? तो 40%। डन। हाँ, बट अभी वाले जैसा ये क्वेश्चन दिख रहा है एज इट इज मैन्युफैक्चरिंग टी के बिजनेस में, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब गलती से गलती हो गई, ये नॉनसेंस गलती है। क्यों? कॉन्सेप्चुअली वीक नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन में बराबर करके दिया है सब। ठीक है, 15 वाला, अब ये सीक्वेंस चेंज करे मैंने, सारे क्वेश्चन एक एक पास लेके आए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी के बिजनेस में है, 12 लाख का प्रॉफिट है, एग्रीकल्चरल इनकम कितना रहेगा? नील। 15 का डी नील, और ये आंसर सही दिया था।
यहां आंसर सही दिया था, ठीक है, मतलब ऊपर क्या हो गया था पता नहीं। एक्स इज एंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी है। इनकम फ्रॉम दिस एक्टिविटीज 1,40,000, तो एग्रीकल्चरल इनकम कितना रहेगा 1,40,000 का 60%, 1,40,000 का 50 हो गया 70, 70 और 14 84, 84 16 का बी आंसर है, ठीक है। पल्लवी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, रबर मैन्युफैक्चर कर रही है। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है। 12 लाख का प्रॉफिट है भैया, एग्रीकल्चरल इनकम कितना होगा 0, नील, ठीक है, डन। हाँ, 18 का कर दिया था 1.5 करोड़ में से 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस माइनस होंगे, 1 करोड़ की कंपोजिट इनकम है, उसमें से 60% एग्रीकल्चरल, 40% बिजनेस की इनकम है, तो भैया 40 लाख आ जाएगा। आपके इसमें 4 लाख दिया होगा, वो एक जीरो इन्होंने छोड़ दिया था, ये एमक्यूबी का क्वेश्चन है इसलिए। अब ये क्वेश्चन देखो 19th, बिना सर पैर का क्वेश्चन है। फॉलोइंग एक्टिविटी शैल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, बेसिक ऑपरेशंस आते हैं, प्लस जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस किए जाते हैं एग्रीकल्चरल लैंड पे वो भी आते हैं। तो पहला ऑप्शन है सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, ये भी आता है, बेसिक ऑपरेशन ये भी आता है। अब देखो सी में क्या दिया है, बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, हाँ दोनों भी है। और डी में देखो क्या दिया है, बोथ बी एंड सी। अब ये क्या बात है, ये कैसा गधा क्वेश्चन है। फिर मेरे को ध्यान में है क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए बच्चों को देना है ना एमसीक्यू, इसलिए डाल रखा है, दिमाग तो लगाया नहीं है। तो भैया इसका सही आंसर दे रखा है सी। अब आप मेरे को पूछोगे तो भैया आप इसमें से कोई भी आंसर टिक कर लो, सही है, ठीक है। ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरा गलत हो गया, ये भी आता है वो भी आता है, बट बेस्ट आंसर कौन सा है, बेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और इंस्टीट्यूट ने भी दे रखा है तो हम यही मान लेंगे, बट इतना पैदल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। डन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल फॉर फॉरेन सिटीजन अंडर सेक्शन 10(6)? कौन से एग्जाम्पशंस फॉरेन सिटीजन को मिलते हैं? तो भैया फॉरेन डिप्लोमेट्स का रेम्यूनरेशन माफ रहता है अगर उनके कंट्री में हमारे डिप्लोमेट का रेम्यूनरेशन माफ है। फॉरेन एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉय जो यहां पे ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं वो भी माफ रहता है, और जो फॉरेन शिप है उसके क्रू मेंबर की सैलरी भी माफ रहती है। तो भैया इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसको बस याद कर लेना, एग्जाम में नहीं आएगा। अग्निवीर कॉर्पस फंड से ये जो पैसा मिल रहा है वो हमेशा एग्जम्प्ट रहता है, हमेशा एग्जम्प्ट रहता है, ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है 10-12 सी में। डन। फिर डेथ ऑफ मेंबर ऑफ आर्मी, आर्मी वाले की मौत हो गई तो उसके जो पैसा मिल रहा है वो उसके लीगल हेयर को पूरा का पूरा माफ रहता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसका पैसा भी माफ रहता है। और लास्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर एग्जम्प्ट? एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, सही जवाब। सैलरी ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म, पार्टनरशिप फर्म से जो पार्टनर को सैलरी मिल रही है वो एग्जम्प्ट है क्या, बताइए। कहां ऐसा लिखा है, मैंने आपको कहां बता रखा है, सोच के बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। नहीं नहीं, सुनिए, अब जो पूरा डिस्कशन हुआ ये बकर करने वालों का, इनका रिकॉर्डेड वालों को एक समरी दे देता हूं कि भैया इनका बोलना है ऑल ऑफ द अबव है, और पीछे आंसर भी ऑल ऑफ द अबव दे रखा है। अब देखो एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है, ठीक है। अब इसमें मेरे को ज्यादा भरोसा है नहीं, और ये कहा जीवन में लिखा है, मेरे को पूरे लॉ में दिखा दो कि भैया पार्टनरशिप फर्म से जो पार्टनर को सैलरी मिल रही है वो एग्जम्प्ट होती है। अरे कहीं नहीं लिखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है। ये देखो 10(2)(a), शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इज एग्जम्प्ट टू पार्टनर। सैलरी कहीं नहीं लिखा है। अरे भैया हमको तो पता है सैलरी जितना फर्म को डिडक्शन मिलता सेक्शन 40B के हिसाब से पीजीबीपी में, जितना फर्म को डिडक्शन मिलता उतना पार्टनर को टैक्सेबल रहता है पीजीबीपी में। तो यहां पे ये शेयर करना चाहते थे, यहां पे इनको लिखना था शेयर ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म, ठीक है। तो अगर शेयर लिखा रहता था तो ये सही होता था, बट सैलरी लिखा है तो ये गलत है। इट इज नॉट एग्जाम, सैलरी इज नॉट एग्जाम, ठीक है। फिर तीसरा, सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ शिप क्रू, मतलब शिप में जो क्रू मेंबर है उनकी सैलरी एग्जम्प्ट है। अरे भैया जो फॉरेन शिप है ना उसके क्रू मेंबर की सैलरी एग्जम्प्ट है, ये आ जाओ देखो, सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ क्रू ऑफ फॉरेन शिप, अगर स्टे इन इंडिया लेस देन 90 डेज है उस शिप का,
तो भैया अगर ऐसा कैसे चलेगा ना भैया, ऐसा कैसे चलेगा, आपने सिर्फ शिप्स क्रीव लिख दिया। तो देखो क्या हुआ होगा, ये जो सेक्शन 10 है ना, उसके पास में आसपास होगा ये क्वेश्चन, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इनको लिखना होगा। क्रीव, अरे भैया फॉरेन क्रीव की एग्जाम्प्ट रहती है, तो भैया इस क्वेश्चन में अगर दो चेंजेस कर दे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म और सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ फॉरेन शिप, तो इसका आंसर डी आएगा कि भैया सब एग्जाम्प्ट है। बट जैसा क्वेश्चन है वैसा का वैसा रखे तो सिर्फ इसका आंसर आएगा ए। आई होप आई एम वेरी क्लियर। मैंने आपको पूरा चार्ट बुक खोल के दिखाया। आपको जीवन में जिस क्वेश्चन, जिस किताब में जाना है, अगर कोई भी किताब ये बोलती है कि पार्टनरशिप फॉर्म से जो पार्टनर को सैलरी मिल रहा है वो एग्जाम्प्ट रहता है, तो मेरे पास लेके आना, मैं गोली मार दूंगा बनाने वाले को। अरे भाई कैसा रहती है मैक्सिमम अलाउड रेम्यूनरेशन, अभी तो चेंज लाया, कितने तो क्वेश्चन करे अपन ने पीजीबीपी में। सर ये पर स्टडी मटेरियल गलत कर सकती है क्या? बहुत सारा, बहुत सारा सीएमए इंटरमीडिएट की स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन अगर कभी अच्छा लगा भी ना, उस क्वेश्चन को उठाना इज अ हेडेक हमारे लिए। आप कभी प्रतीक को पूछ लेना, हेडेक है भाई, हेडेक, क्योंकि उनका आंसर सही नहीं रहता। हमको डर लगता कि भाई अरे कहीं ऐसा तो नहीं आंसर ही गलत दे रखा है, मैच नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर क्वेश्चन सही है और मैच नहीं हो रहा है तो हमने कुछ छोड़ा है, अपन से कुछ छूट गया है, अपन चेक करते हैं अपन ने क्या गलत करा है। बट अगर सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हमने उठाया और वहां पे क्वेश्चन बैंक से या स्टडी मटेरियल के या एमक्यूबी से कोई क्वेश्चन का आंसर है और उसमें हमारा आंसर टैली नहीं हो रहा, तो पहले हम ये चेक करते हैं कि भैया इन्होंने तो गलत नहीं कर दिया, ये दिक्कत है। ठीक है, चलो अब हो गया, 32 मिनट हुए हैं, ब्रेक का कुछ काम नहीं है, क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, 15 लाख की सेल की इनकम है, मतलब सेल है उसमें से 10 लाख के 5 लाख के खर्चे हैं, तो 10 लाख की इनकम है, कंपोजिट इनकम बोलते हैं इसको। 10 लाख में से 60% एग्रीकल्चरल और टैक्सेबल कितना रहेगा, बचा हुआ 4 लाख। डन। अगला क्वेश्चन, ग्रोज एंड मैन्युफैक्चर्स टी इन इंडिया, टी मतलब 60% एग्रीकल्चरल 40% बिजनेस। डन। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी 10 लाख, टोटल कितनी है भैया, 10 लाख की इनकम है। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई बीइंग अ ग्रोअर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ टी। अब भैया ये बिजनेस की हमारी टी वाला ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का इनकम है 10 लाख, तो इसमें से 4 लाख रुपए हो जाएगी अपनी बिजनेस इनकम। फिर एक वाई होगा जो सेम बिजनेस में है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी के, उससे हमको इंटरेस्ट मिला क्योंकि हमने उसको लोन वोन दिया होगा। तो भैया ये 3.55 लाख कहा टैक्सेबल है, आईएफओएस में, ऊपर वाला कहा टैक्सेबल है, पीजीबीपी में। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है, 23-24 का 4 लाख। अब 4 लाख रुपए ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का लॉस है, अब 4 लाख रुपए ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का लॉस है, तो इसमें भी 60% एग्रीकल्चरल और 40% नॉन एग्रीकल्चरल या बिजनेस रहेगा। तो 4 लाख का 40% 1,60,000 का लॉस ये इस पीजीबीपी में से माइनस हो जाएगा। मतलब हमारा टोटल पीजीबीपी का इनकम आएगा 4 लाख माइनस 1,60, 2,40,000। 2,40,000 है पीजीबीपी का इनकम, प्लस 3,55,000 है आईएफओएस का इनकम, तो टोटल आ गया 595। डन। इसमें एक अल्टरनेट ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हो। अपन ने क्या करा, 40% निकाल के कराए। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, करंट ईयर की इनकम है 10 लाख माइनस 4 लाख रुपए का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो भैया अपनी जो इनकम है वो 6 लाख है और इसका 40% एग्रीकल्चरल इनकम है, जो कि आ जाएगा 2,40,000, जो कि आ जाएगा 2,40,000, जो कि अपना यहां पे भी आया है। 4 लाख में से 1,60 माइनस करा तो 2,40 ही आता है। तो किसी भी तरीके से कर दो, दोनों सेम है। डन। हाँ। बेटा इसमें क्या पढ़ने को टाइम देना है यार, अभी एक बात बताओ, ये बैठ के ना ये लल्ले क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं क्लास में, ये आप खुद भी कर सकते हो, मैं बस इसलिए करवा रहा हूं कि भैया एक आध चीज जो नहीं रहती ना, तो मेरे जुबान से सुनोगे तो आपके दिमाग में जल्दी घुसेगी। अब ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ के रखना चाहिए था ना, अभी अगर ये 10-12 क्वेश्चन है छोटे छोटे वो भी नहीं पढ़े तो फिर मैं ही सब कर देता हूं आपका। ठीक है। ब्रिज मोहन, एज है 62 ईयर्स, ओन्स अ टी स्टेट इन आसाम, ही ओन्स अ नर्सरी वेर ही ग्रो प्लांट्स एंड सेल देम, मतलब नर्सरी की भी इनकम होंगी। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ग्रीन टी के लीव्स, ग्रीन टी
जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है उसके पत्ते बेचे, सिर्फ पत्ते बेचे हैं, उससे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करे, टी लीव्स बेचे हैं, टी लीव्स को बेच के जो इनकम रहती है ये पूरा का पूरा 100% एग्रीकल्चरल इनकम रहती है। ठीक है, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी ग्रोन इन द गार्डन ओन्ड बाय हिम, मतलब जो टी गार्डन है वहां पे टी निकलती है और उसको मैन्युफैक्चर करता है, मतलब ये ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी वाले बिजनेस की प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट दे रखा है 7 लाख का प्रॉफिट है खर्चे माइनस करके, तो इसमें से 40% अपना बिजनेस का हो जाएगा। टी है ना 60-40, 2,80,000 रुपए। ये ऊपर वाला तो जीरो रहेगा, एग्रीकल्चरल है पूरा। सेल ऑफ प्लांट इन नर्सरी ये भी एग्रीकल्चरल है पूरा जीरो। तो भैया टैक्स पेबल बताइए, टैक्स पेबल 2,80,000 है इसकी इनकम, और ये आदमी का एज है 62 ईयर्स। अब यहां पे आप अज्यूम कर लो, अज्यूमिंग ही ऑप्टेड आउट ऑफ 115 बीएसी, मतलब जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उससे इसने ऑप्ट आउट कर लिया। तो भैया इसका बिजनेस इनकम कितना है 2,80,000, एग्रीकल्चरल इनकम कितना है ये बचा हुआ 695। तो क्या पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स होगा? यहां पे टैक्स पेबल पूछा है ना, इसलिए बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ इनकम पूछता ना बिजनेस तो 2,80,000 बोल के आगे चलता था। अब पार्शियल इंटीग्रेशन कब होता है? पहला, आपका जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम है खर्चे माइनस करने के बाद वो 5,000 से ऊपर होना। दूसरा, आपका जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना। अब आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना है 2,80,000, ये बंदा 62 ईयर्स का है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इसको 3 लाख की मिल रही है। तो भैया बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इसका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ज्यादा नहीं है, देयरफॉर पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा, टैक्स पेबल विल बी जीरो। पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा तो कैसे निकलेगा? नॉर्मल निकलेगा। कितना है इनकम बिजनेस का 2,80,000, टैक्स पेबल इज जीरो। डन। हाँ, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, अब ऊपर वाले क्वेश्चन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। यहां पे क्या बोलता है कि भैया अगर इसका ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी का जो इनकम है 12 लाख रहता, 7 लाख के बजाय, यहां जो 7 लाख है ना उसके बजाय 12 लाख रहता तो क्या होता? अब ये 12 लाख मैंने करा है, ठीक है, ये 12 लाख मैंने करा है। अगर एक्चुअल क्वेश्चन है 10 लाख, एक्चुअल क्वेश्चन है 10 लाख, सुनो अभी। अब ये हुआ क्या था, यार एक काम करते क्या, एक मिनट रुको ना, मेरे को एक बार आंसर चेक करने दो इसका कि कितना आ रहा है, फिर मैं आपको एक अजम्पशन बताता हूं जो इनने कर रखा है। आप एक काम करो, ये टैक्स लाइबिलिटी जो निकाली है ना 14,75,000, ये न्यू के हिसाब से है क्या? ये चेक करके बताओ, बस ये चेक करके बताओ न्यू के हिसाब से क्या, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 14,75,000 पे टैक्स निकालो आप न्यू के हिसाब से, नहीं नहीं ओल्ड के हिसाब से, ठीक है। तो अच्छा, अरे यार माफ करना यार, माफ करना यार, इफ ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया। अब सुनो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया 12 लाख है, ठीक है। अब ये ओरिजिनल क्वेश्चन में 10 लाख था क्योंकि पिछले साल है ना अलग लिमिट्स थी, न्यू वाली 3 लाख थी, अभी 4 लाख हो गई है। अब मैंने पता नहीं, मैंने जब बनाते हो क्या सोचा, क्योंकि 10 लाख की इनकम है तो इसका 40% कितना हो गया, 4 लाख हो गया बिजनेस इनकम, और ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है न्यू वाली। अब पिछले बार कितनी थी लिमिट, 3 लाख की, तो 10 लाख का था वहां पे, 10 लाख का 40% 4 लाख, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जा रहा था, तो पार्शियल इंटीग्रेशन होना था। मेरे को क्या करना था, पार्शियल इंटीग्रेशन करवाना था, इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 का 12 करा। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ये समझना कि सर ने कुछ तो भी कारस्तानी करी है, ठीक है। अब अगर यहां पे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये 7 लाख के जगह अगर 12 लाख रहेगा तो क्या होगा, 12 लाख का 40% 4,80,000 का इसका हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। बिजनेस इनकम कितना हो जाएगा 4,80,000 का, और एग्रीकल्चरल इनकम कितना रहेगा, बाप रे वो तो बहुत रहेगा, 720 प्लस ये सब मिला के रहेगा। डन। हाँ, तो
एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 के ऊपर है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है। अगर मैं क्वेश्चन 4 की बात करूं तो पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, और पार्शियल इंटीग्रेशन होगा तो क्या होता है, आप टैक्स लायबिलिटी निकालते हो काई पे, पहले आप निकालते हो टैक्स ऑन टोटल इनकम, एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल, फिर आप निकालते हो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और उसमें से माइनस कर देते हो। तो भैया ये आंसर तो गलत ही है, ये आंसर ही गलत है। मतलब अगर ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब ये ओल्ड रिजीम में है, और ओल्ड रिजीम में है तो भैया ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख की ले लिया, गड़बड़ हो गई है, ये मैंने चोक कर दिया ये, ठीक है। तो भैया एग्रीकल्चरल इनकम निकालो, क्या है ऊपर, एक है 175 ग्रीन टी लीव्स बेचे, प्लस 12 लाख का 60% 720 प्लस प्लांट नर्सरी की, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम है। और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हो गई 4,80,000 बराबर। अब पहले आप टैक्स निकालो, एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल 995 प्लस 480, 14,75,000 पे टैक्स निकालना। और याद रखना ये आदमी 62 ईयर्स का है, मतलब इसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए की है। तो क्या होगा, पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, ओल्ड रिजिम ओल्ड रिजिम ओल्ड रिजिम, पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 2 लाख पे 5%, 10,000, अगले 5 लाख पे 20%, 1 लाख, और 10 लाख के ऊपर वाली इनकम 4,75,000 पे 30%, 4,75,000 इंटू 30%, ये हो गया 142,500 प्लस 1,10,000, तो ये आ गया 2,52,500, ठीक है। उसके बाद में टैक्स ऑन निकालना है, अगला स्टेप क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यहां मैंने चोक करा है, यह आंसर गलत है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है, 2,50,000 का, नहीं नहीं नहीं, माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना, 3 लाख रुपए का। अरे भैया अभी तो बताया 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, 3 और 9 12,95,000 पे टैक्स निकालना है आपको, टैक्स ऑन 12,95,000 निकालो, तो क्या होगा 2,95,000, 10 लाख के ऊपर वाला उसका 30% प्लस 10 लाख तक कितना था, 1,10,000। सर 10 लाख तक तो 1,12,500 होता था नॉर्मल आदमी के लिए, इसको 50,000 और फायदा मिले हुआ है, 2.5 का 3 हुआ ना बेसिक एग्जम्पशन, तो 50,000 का 5% 2,500 कम आएगा, इसलिए 1,10,000 होता है। ये करवाया था क्लास में बचपन में चैप्टर 1 में, ठीक है। तो ये आ गया, अबे यार भूल गया मैं तुम्हारे चक्कर में, देखो 2,95,000 का 30% प्लस 1,10,000, ये टैक्स आया 198,500। आपका भी वही है क्या, सबका वही है क्या, बताओ कितना कम है, 1475 माइनस 1295 इंटू 30% प्लस 198,500, हाँ बराबर है, यही है, ठीक है। अब टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2, 2,52,500 माइनस 1,98,500, 54,000 इंटू 4% हेल्थ एजुकेशन से 2,1960 डिवाइड बाय 4%, 54 आ गया, प्लस 4% कर दूंगा तो 56,160, ये आ गई भैया इसकी इनकम आफ्टर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स, ठीक है। ऐसी बनती है, ऐसा दिखता है। और कभी अगर सोचा ना तो यही क्वेश्चन आएगा, इसमें आपका वो भी टेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल इनकम है कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है या कंपोजिट इनकम है, कंपोजिट है तो वो रेट भी चेक कर लिए कि 60-40 याद है क्या, फिर ये भी चेक कर लिया पार्शियल इंटीग्रेशन होता कि नहीं होता, फिर ये भी चेक कर लिया कि भैया टैक्स रेट्स आपको कैलकुलेट करते आते कि नहीं आते, फिर ये भी चेक कर लिया कि 60 के ऊपर का आदमी है तो 3 लाख का एनहांस्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता, ये आपको याद है कि नहीं है, ये भी चेक कर लिया, सब चेक कर लिया, बहुत जोरदार, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, ये अभी सारे बकवास क्वेश्चन है। सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया कितना है, 4 लाख, तो इसमें से कितना आएगा,
60%, 4 लाख का, सॉरी, हाँ मैं अभी एक काम करता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। 4 लाख है, 60% एग्रीकल्चरल, 40% नॉन एग्रीकल्चरल। रबर है 5 लाख, तो 35% बिजनेस है, 65 एग्रीकल्चरल, 35 बिजनेस। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इन श्रीलंका, अब इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर है, फॉरेन कंट्री में है। देखो तुम्हारे भाई ने क्या लिखवाया था, भाई की चार्ट बुक में क्या है, फॉरेन एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड आईएफओएस। ये भैया आईएफओएस की इनकम है, इसको इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे। तो जो श्रीलंका का है 1 लाख पूरा का पूरा नॉन एग्रीकल्चरल में आएगा, ठीक है। कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राइंडेड, सिक्सटी 40 बराबर है। ग्राउंडेड, यहां पे ग्राइंडेड डाल रखा है, ठीक है, ग्राइंडेड ग्राउंडेड दोनों जो भी है 60-40। और अगर ग्राउंडेड या ग्राइंडेड नहीं है, सिर्फ ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड है, तो 75-25 है, क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, तो बिजनेस का पार्ट बढ़ गया, बिजनेस का प्रपोर्शन बढ़ गया, क्योंकि एक और मैन्युफैक्चरिंग का एक्स्ट्रा प्रोसेस आपने कैरी आउट करा है, ग्राइंडिंग करना कॉफी का। डन। हाँ ये, अब इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था। अगर आपको ये टेबल याद है, प्लस आपको ये ध्यान में है कि भैया ये श्रीलंका वाली इनकम एग्रीकल्चर में नहीं आएगी, तो आपका बन गया 6 मार्क हाथ में है, नहीं तो सो जाओ, मर जाओ, डूब जाओ, अगले अटेम्प्ट में आओ। ये इसका टोटल दे रखा है, आप एक बार चेक कर लेना, टोटल सही ही होना चाहिए। बट अगर मैं मार लेता हूं ना, 160 प्लस 175 प्लस 1 लाख प्लस 80,000, 500, 515, 240 प्लस 325 प्लस 120, 685 बराबर है। डन। अगला क्वेश्चन, ये भी लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। परीक्षित ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया 60-40, प्रॉफिट है 10 लाख का, विच इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फ्रॉम सेल ऑफ ग्रीन लीव्स प्लग्ड इन हिज ओन गार्डन। मतलब 10 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, 8 लाख है काय का, टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी का, और जो बचा हुआ 2 लाख है वो तो डायरेक्टली एग्रीकल्चरल इनकम ही है, ठीक है, कोई और इनकम नहीं है। टैक्स, टोटल टैक्स पेबल निकालो। अब टैक्स पेबल मतलब यहां पे पार्शियल इंटीग्रेशन का लफड़ा हो सकता है। ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब ओल्ड में है भैया ये। तो 8 लाख में से कितना होगा, 60-40, अच्छा कर ही देता हूं डायरेक्ट। 8 लाख है, 2 लाख तो एग्रीकल्चरल है, बचा हुआ 8 लाख का 60% एग्रीकल्चरल और 40% नॉन एग्रीकल्चरल। अब बिजनेस इनकम कितनी होगी, 3,20,000, एग्रीकल्चरल इनकम कितनी होगी, 6,80,000। कैसे आया, 4,80,000 प्लस ये 2 लाख, 6,80,000, ठीक है। टोटल इनकम है 10 लाख। अब आप क्या करोगे, पार्शियल इंटीग्रेशन करोगे। टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम 1,12,500, कितने साल का है आदमी है, 25 साल का है, ओल्ड स्कीम है, तो 1,12,500। फिर आप निकालोगे एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 9,30,000 पे टैक्स, जो कि आ जाएगा 4,30,000 का 20% प्लस 12,500, 98,500। इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपका इतना टैक्स आ जाएगा, और ये इतना आपको टैक्स पेएबल रहेगा। कुछ नहीं है इसमें कोई दम नहीं है, ऊपर ऑलरेडी अपन ने कर रखा है। बस ये याद रखना है कि भैया ग्रीन टी के जो लीव्स है एज इट इज निकाल के बेच दिए बिना प्रोसेस करे, तो वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग आपने नहीं करी है, सिर्फ ग्रोइंग ऑफ ग्रीन लीव्स है। तो 100% ये है। अब ये वाला क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा था, मतलब भाई साहब तकलीफ देखो, दिसंबर 21 में ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आया था ऐसा लिख के। अब ये बेस्ड है रूल 7 पे, अगर आपको ये याद होगा तो। ये वो केस है जब आप अपने खेत में कुछ ग्रो करते हो, उसको बाहर भी बेचते हो और उसको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी यूज करते हो, तो बिजनेस इनकम आएगा, एग्रीकल्चरल इनकम आएगा। इसमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि भैया अगर आप शुगर केन बनाते हो मान लो, ठीक है, और उसको बाद में आप अगर शुगर फैक्ट्री में दे रहे हो, तो आप अगर खुद अपने फैक्ट्री में दे रहे हो तो पैसा तो नहीं लगेगा, बट यहां से 2 इनकम बनेगी, एक बनेगी शुगर केन की मतलब एग्रीकल्चरल, और दूसरा शुगर को बेच के जो इनकम है वो, ठीक है। बट ये शुगर केन तो आपने शुगर फैक्ट्री में ऐसे ही फ्री में दिया क्योंकि आपका ही है सब कुछ,
तो बोलते हैं जब ये शुगर केन आपके शुगर फैक्ट्री में ट्रांसफर होता है तो उसका जो मार्केट वैल्यू है, उसका जो एवरेज प्राइस है मार्केट का, उसको एज अ सेल वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। और शुगर फैक्ट्री के लिए वो कॉस्ट माना जाएगा, क्योंकि भैया उन्होंने उतने में खरीदा है, खुद से ही खरीदा है। ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये मैंने अभी 2 दिन पहले भी आपको समझाया था, शायद कहाँ आया था, सैलरी में आया था, शायद कहीं तो भी आया था। देखो क्या है, ग्रोथ शुगर केन टू मैन्युफैक्चर शुगर, ठीक है। कल्टीवेशन कॉस्ट ऑफ शुगर केन 8000 टन का कल्टीवेशन कॉस्ट है, टोटल 140 लाख। 2000 टन इन्होंने मार्केट में बेच दिया 40 लाख रुपए में। 40 लाख रुपए में 2000 टन बेचा, 40 लाख डिवाइडेड बाई 2000 टन, तो भैया 2000 रुपीज पर टन के हिसाब से सेल किया है इन्होंने। अब ये 40 लाख रुपए जो बेचा है, ये तो एग्रीकल्चरल इनकम है। एग्रीकल्चर शुगर केन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेच के हुआ है, ठीक है। तो भैया एग्रीकल्चरल इनकम कितना आएगा, ठीक है, अभी रुकते हैं, ठीक है। फिर बचा हुआ जो 6000 टन है ना, ये इन्होंने अपने शुगर मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लिया। कितने में करा है, दे ही नहीं रखा है। मतलब इन्होंने अपने शुगर केन को अपने फैक्ट्री को दिया कितना, 6000 टन, और 2000 टन मार्केट में बेचा। अब जो मार्केट में बेचा उसका प्राइस क्या था, 2000 पर टन। तो फैक्ट्री में दिया तो आपने फ्री में है, पर यह माना जाएगा कि सेम वैल्यू पे आपने दिया है। तो 6000 इंटू 2000 पर टन, 1,20,00,000 रुपए, इतने में आपने फैक्ट्री में दिया है, ऐसा माना जाएगा। ये 1,20,00,000 फैक्ट्री के बिजनेस इनकम की कॉस्ट में रहेगा, और शुगर केन के लिए इट वुड बी ट्रीटेड एज सेल वैल्यू। तो भैया मतलब आपने शुगर केन 2 लोग को बेचा, एक मार्केट में बेचा जहां से आपको कितना मिला, 40 लाख, और दूसरा आपने फैक्ट्री में दिया, दिया तो फ्री में है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीकल्चरल इनकम ये माना जाएगा कि फैक्ट्री में भी आपने उसको मार्केट वैल्यू पे दिया है, जो कि आ जाएगा 120 लाख। तो भैया शुगर केन को बेच के टोटल इनकम कितना हुआ, 40 लाख जो मार्केट में बेचा, और फैक्ट्री में जो दिया 120 लाख। तो बेसिकली टोटल कितना हो गया एग्रीकल्चरल इनकम, 160 लाख, माइनस खर्चा कितना हुआ है उसको बनाने के लिए, 140 लाख। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन 140 लाख। तो भैया 20 लाख रुपए का आपका आ गया एग्रीकल्चरल इनकम। डन। उसके बाद अब फैक्ट्री की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं अपन। अब बिजनेस वालों ने 120 लाख रुपए में अपने फैक्ट्री से अपने खेत से शुगर केन लिया तो फ्री में, पर उन्होंने 120 करोड़ में दिखाया एग्रीकल्चरल इनकम है 120 लाख में। तो भैया 120 लाख का शुगर केन लिया, प्लस उसमें 100 लाख लगाए कन्वर्जन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो 220 कॉस्ट हो गया, और बेचा कितने में, 400 में। तो 400 माइनस 220, 180 रुपीज इनका बिजनेस का खर्चा हो गया। तो देखो भैया 180 बिजनेस का आया और 20 लाख एग्रीकल्चरल का आया। अब जो ये आंसर है ना, ये मैंने बना के दिया है अपने हिसाब से, आपकी बुक में ये आंसर गलत होगा, उसके अंदर यहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग लिखा होगा, एक चेंज जो मैंने करा था। दूसरा मैंने यहां पे थोड़ा इसको सिस्टमैटिक कर दिया, प्लस मैंने ये प्रॉपर वाला सेल वैल्यू ऊपर डाला, ठीक है। आपके बुक में पहले कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट आया होगा, तो ये मैंने फिर ये जो वर्किंग नोट है ये मैंने अपने हाथ से बना के डाला है, सो दैट समझने के लिए आसान जाए। डन, ओके। अब उसके बाद में आगे क्वेश्चन है, आप करो, इसमें कुछ है ही नहीं बताने लायक। और यहां पे ये जो वर्किंग नोट है ना आपके बुक में, अगेन इसके भी वर्किंग नोट छोटे छोटे होंगे जो एज इट इज मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने दे रखे थे। मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको इलाबोरेट करा है और डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक बार जल्दी से ना आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए बस, फिर मैं धड़ाधड़ इसके आंसर आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये सैलरी ऑफ प्लांटेशन लेबर फॉर डनकन कंपनी लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में जहां भी है, ऊपर नीचे आगे पीछे देख लो इसको। हो गया, हाँ जी। पहला, सैलरी मिल रही है प्लांटेशन वर्कर को, जो रबर प्लांटेशन, अरे रबर प्लांटेशन में काम करने वाले लोग, उनको सैलरी मिल रही है, तो उनके लिए क्या रबर की इनकम मानेंगे, 60-40 करेंगे? नहीं 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 नहीं,
ये भैया सैलरी में रहेगा, ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। नीचे पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। रॉयल्टी इनकम मिल रही है उड़ीसा कोल माइन से। अब क्या कोल माइन वाले एग्रीकल्चर करते हैं? नहीं, वो तो कोल्स निकाल रहे, और एग्रीकल्चर भी करते थे ना, तो भी रॉयल्टी इनकम रॉयल्टी ही रहती थी। ये भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू राम पोल्ट्री फार्मिंग लिमिटेड। देखो पोल्ट्री फार्मिंग है ना, वहां पे आप बर्ड्स को रेयरिंग करते हो, मतलब बर्ड्स को वहां संभालते हो, मुर्गी, ठीक है। अब वहां पे लैंड यूज हो सकती है, बट एग्रीकल्चरल इनकम नहीं रहती है। देखो अगर एग्रीकल्चर में, सुनना, अगर एग्रीकल्चर में काम आने वाले एनिमल्स को, एग्रीकल्चर में काम आने एनिमल्स को, एग्रीकल्चर में काम आने वाले एनिमल्स को अगर आप उस लैंड पे रखते हो, तो उनसे जो इनकम आ रही है वो एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है। जैसे डेयरी फार्मिंग, मतलब आपको गाय का काम है, बैल का काम है, तो भैया वो एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है वहां के, ठीक है। वैसे नॉर्मल अगर डेयरी का काम है, आपका पनीर वनीर बना के बेच रहे हो, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। पोल्ट्री तो दूर दूर तक एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। एक नीचे क्वेश्चन है, उसका लंबा एक्सप्लेनेशन दिया रखा है, उनको इंटरेस्ट दिया है, तो भैया ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं रहेगी, खत्म है बात, ठीक है। रेंट रिसीव्ड फॉर यूज ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग कैटल्स बाय डेयरी लिमिटेड। अब ये गॉड डेयरी लिमिटेड, इनने जो अपने कैटल्स है ना, उसको गेज करने के लिए हमारी लैंड यूज करी है, उनको गेज करने के लिए हमारी लैंड यूज करी है। अब गेजिंग ऑफ कैटल्स, मैंने आपको बताया कि भैया कैटल्स एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में काम आ सकते हैं, तो उनके लिए जो लैंड यूज कर रही है, वहां से जो रेंट मिल रहा है, ये एग्रीकल्चरल रहता है, ये एग्रीकल्चरल रहता है, ठीक है। रेंट किसको मिला? देखो अगर मैंने किसी डेयरी फार्मिंग वाले को दिया है अपने कैटल्स को ग्रेज करने के लिए, ठीक है, तो भैया वहां से जो क्रॉप्स आएंगे, इफेक्टिवली मैंने क्या करा है, अपनी जमीन किराए पे दी है, और जमीन पे क्या है, घास है, और घास को कौन खा रहे हैं? वो कैटल्स खा रहे हैं। तो वो जो रेंट है, काय के लिए मिल रहा है? जमीन किराए पे देके मिल रहा है। मेरी जमीन मैंने किराए पे दिया है, वहां से रेंट मिल रहा है मेरे को, ठीक है। मतलब जो जमीन पे लगा घास है ना, वो मैंने इफेक्टिवली इस गॉड डेयरी लिमिटेड वाली कंपनी को बेचा है, तो दैट इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। ये एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है। अब सुनना, जो बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है आपके दिल में कि सर ये जो डेयरी वाले लोग हैं, गॉड डेयरी लिमिटेड वाले लोग हैं, इनकी इनकम एग्रीकल्चरल है क्या? नहीं नहीं नहीं, डेयरी फार्मिंग वालों की इनकम एग्रीकल्चरल नहीं रहती है। जिनका डेयरी है, ये तो दूध बनाएंगे बेचेंगे, पनीर बनाएंगे बेचेंगे, चीज बना के बेचेंगे, उनकी इनकम थोड़ी एग्रीकल्चरल है। ये रेंट रिसीव्ड एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग ग्रास, ठीक है, फॉर गेजिंग कैटल्स, याद रख लेना। इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सेलिंग ग्रोन बाय सौंदर्य नर्सरी, ये तो एग्रीकल्चरल इनकम है। रेंट फ्रॉम फार्म हाउस इन द मिडस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउस, खेत के बीच में फार्म हाउस है, उसको रेंट पे दिया है, काय के लिए दिया है? ये भी काम का है। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए ही दिया है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए ही दिया है, और वो एग्रीकल्चरल इनकम रहेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता कि आपने अपना फार्म हाउस किसी को मूवी शूटिंग करने दिया है, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। वेरी गुड, याद है ना तुमको? हाँ, मैंने बता रखा था। जी वाला पॉइंट, अरे भैया आपके स्टैंडिंग क्रॉप्स डैमेज हो गए और उसके लिए आपको इंश्योरेंस मिला, इंश्योरेंस का कंपेंसेशन मिला। अब ये काय के लिए मिला? क्रॉप्स के बेस से। अगर क्रॉप्स बेचते थे तो वो जो इनकम होती थी वो भी एग्रीकल्चरल रहती थी। तो समझ लो कि ये क्रॉप्स जो डैमेज हुए हैं, ये आपने बेच दिए, उसके बदले आपको पैसा मिला है, ये कंपेंसेशन का, ये भी एग्रीकल्चरल इनकम रहेगा। ये भी मैंने क्लास में बता रखा था। और ये जो एच वाला पॉइंट है ना, ये नया पॉइंट है, ये नया पॉइंट है। अब ये देखो आप, ये क्या बोलता है, देखो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्ट वेयर स्टैंडिंग क्रॉप्स वेयर परचेस्ड बाय एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड। ये क्वेश्चन समझो, इसको इंग्लिश चाहिए आपको, ठीक है। देखो क्या हुआ है, जमीन पे स्टॉप्स क्रॉप्स स्टैंडिंग थे, मतलब मैंने गेहूं लगाया है और गेहूं अभी भी मेरे खेतों में लगे हुआ है। अब ये गेहूं, मैं किसान हूं, मैं किसान हूं, सही में हूं, ठीक है, मैंने गेहूं लगाया है। अब ये गेहूं को काट के मैं बेचूंगा, तो जो मेरे को इनकम होंगी वो एग्रीकल्चरल इनकम है। डन। हाँ, अब
मेरे जो गेहूं है ना अभी भी खेत में है, ठीक है, अभी भी खेत में है, स्टैंडिंग है, लगे हुए हैं, मैंने उनको काटा नहीं है। और मैंने ये जो गेहूं है ना एज इट इज स्टैंडिंग क्रॉप्स बिना काटे किसी कंपनी को बेच दिया, एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी को। ठीक है, तो मैंने जो एग्रो फार्म लिमिटेड को बेचा है स्टैंडिंग क्रॉप, मेरे को जो इनकम हुई है फार्मर को वो एग्रीकल्चरल इनकम ही है। ठीक है, अब वो जो एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड है उसने ये क्रॉप्स काटे और बाद में बेचा, तो उनको क्या एग्रीकल्चरल इनकम होंगी? सर एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड ने क्या बेचा है? क्रॉप्स बेचे हैं, क्रॉप्स काट के बेचे हैं। ये क्रॉप्स उन्होंने खुद ने नहीं उगाए थे, ये क्रॉप्स उन्होंने किसी से खरीदे थे। मतलब ये व्यापारी है, ये व्यापारी है, बिजनेसमैन है, ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं रहेगा, ये बिजनेस इनकम रहेगा। एग्रीकल्चरल इनकम तो किसान की थी जिसने क्रॉप्स ग्रो करे थे। ठीक है सर, बट ये तो क्रॉप्स इन्होंने काट के बेचे हैं ना। अरे यार, अब वो काटे मैं काटूं? मान के लो मैं फार्मर हूं और फार्मर अपने क्रॉप्स किसी मंडी वाले को देता है, मंडई वाले को। ठीक है, अब ये मंडई वाला आगे क्रॉप्स बेचता है, सेल करता है, तो ये मंडई वाले की इनकम कौन सी रहती? बिजनेस की इनकम है, इसकी थोड़ी एग्रीकल्चरल इनकम है। एग्रीकल्चरल इनकम फार्मर की रहती है। बस अभी वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि फार्मर ने क्रॉप्स काट के मंडी में ले जाके नहीं दिया, फार्मर ने खड़े ही क्रॉप्स बेच दिए आगे वाले को, और फिर आगे वाले ने क्रॉप्स काट के मार्केट में बेचा है। तो क्रॉप काटना इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्रॉप ग्रो करना इज इंपॉर्टेंट। उनका तो बिजनेस है, उन्होंने तो क्रॉप्स खरीदे थे और बाद में वो बेचे, ट्रेडिंग वाला काम हो गया है। ठीक है, सेल ऑफ परचेस क्रॉप इज अ बिजनेस इनकम, नॉट एग्रीकल्चर। परचेस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप एंड प्रॉफिट ऑन सेल शो कट ऑफ फ्रॉम द प्लांट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। मैंने समझा दिया, बहुत हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर ए इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल फर्म। अरे भैया, आप एग्रीकल्चरल फर्म में जॉब करते हो एंड आपको टाइलिंग ऑफ लैंड का काम दे रखा है, जहां पे आपका रेम्यूनरेशन 50% ऑफ नेट प्रॉफिट है, पर आप वहां पे एम्प्लॉयड हो, मतलब आपको सैलरी मिल रही है। अब सैलरी में आपका परसेंटेज में मिलता है कि फिक्स मिलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल तो अल्टीमेटली सैलरी रही है। तो भैया ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, ये सैलरी में टैक्स होगा। अगर यहां पे क्वेश्चन में लिखा रहता कि मिस्टर ए इज अ पार्टनर, तो फिर उस केस में वो एग्रीकल्चरल इनकम रहती। ठीक है, डिविडेंड मिला है भैया, डिविडेंड के हेड में आईएफओएस में टैक्सेबल है। मिस्टर ए एफ रिसीव 600 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जो लैंड यूज होती है उसके मॉर्गेज पे इसको लोन मिला है, कहां पे टैक्सेबल रहेगा? बताइए कहां पे टैक्सेबल रहेगा? ये एग्रीकल्चरल इनकम है क्या? अरे नहीं, सुनो, वो जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था ना कि मैंने अपनी लैंड किसी को किराए पे दिया, उसने टाइम पे रेंट नहीं दिया, उस पे इंटरेस्ट लिया है मैंने फार्मर से, वो एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है, बट ये वाला पॉइंट अलग बोल रहा है। अगर तुमको ये पॉइंट और वो पॉइंट सेम लग रहा है तो तुमको टैक्स बाद में पढ़ना है, इंग्लिश पहले पढ़ना है। यहां पे क्या है, एफ को पैसा मिल रहा है ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एक्स को एफ को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि भैया किसी आदमी ने अपनी, किसी किसान ने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड ये एफ के पास गिरवी रखा था, मॉर्गेज रखा था और लोन लेके गया था, फिर लोन का पैसा चुकाया, उस पर इंटरेस्ट दिया। अब ये एफ को जो 600 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट है, ये आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? अरे इसने किसान को लोन दिया था, अब किसान टाइम पे पैसा देगा नहीं देगा, इसके बदले किसान ने क्या करा, अपनी जमीन जिसपे वो खेती करता है वो इसके पास गिरवी रख दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये ध्यान में ये इंटरेस्ट ऑन लोन रखना है। ठीक है, इसने लोन दिया था। अब मेरे वाले जो एग्जाम्पल था जिसमें मैंने किसान को अपनी जमीन दिया था, उसका रेंट उसने टाइम पे नहीं दिया, इसलिए मैंने इंटरेस्ट लिया था, वो और ये केस अलग है। शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना, नहीं तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लगाना। बहुत बढ़िया सर, जोरदार। मिस्टर जी अर्न्स 1200 रुपए फॉर लीज ऑफ लैंड फॉर गेजिंग ऑफ कैटल। अरे ये तो मैंने बता दिया, ये एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस है, क्योंकि भैया ये अल्टीमेटली आदमी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और देखो यहां पे ना मैंने इसका मस्त वाला एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपको कि ये एंसिलरी एक्टिविटी क्यों है, तो आप पढ़ लेना उसको, मैंने बता दिया था ओरली सब कुछ। हाँ, ये 5th वाला पॉइंट, ये वाला भी अच्छा है।
इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्री ऑफ फॉरेस्ट which are of spontaneous growth and in relation to which forestry operations alone are performed. मतलब सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ. अब यहां पे मैंने क्या बेचा है पता है क्या? वो जो फॉरेस्ट में ट्रीज रहती है जो जल्दी से ग्रो हो जाती है, अपने आप ग्रो होती है, वाइल्ड ग्रास कहते हैं उसको, जंगली गवत मतलब मराठी में. अब मैं हूं तो वैसे मारवाड़ी, बट क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो ये मेरे को इसका हिंदी वर्जन भी नहीं पता है. जंगली घास. जंगली घास मतलब ऐसी घास जो अपने आप ग्रो होती है, जिसको ग्रो नहीं करना पड़ता, अपने आप ग्रो हो रही है नेचर से. देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर आपको ह्यूमन लेबर डालना पड़ता है, ह्यूमन एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. बट जब आप फॉरेस्ट की ट्रीज बेच रहे हो ना, ये फॉरेस्ट की ट्रीज है, ये ट्रीज फॉरेस्ट की है, यहां पे कोई ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं रहेगा. ये नीचे दे रखा है यहां पे लॉजिक. There are no human efforts or cultivation involved. Mere natural growth is not agriculture. अरे भैया अब आप तो खेत फॉरेस्ट के बेच दोगे जो अपने आप ही बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट की ट्रीज, और बोलोगे एग्रीकल्चर है, ऐसा थोड़ी है. ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग ये एग्रीकल्चर नहीं है. ठीक है ना, ये बता रखा है मैंने, नीचे आपको पूरा का पूरा दे रखा है. ठीक है, इनकम ऑफ 50,000 फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, लैंड इज इन बांग्लादेश. अरे बाहर की है भैया, ये भी एग्रीकल्चर नहीं है. ठीक है. हाँ, अब अगला क्वेश्चन खत्म कर दे. हो गया हो गया हो गया, क्लोज, चिंता मत करो. टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन दार्जिलिंग 60-40. टी का रेशियो कितना है? 60-40. 5 लाख का 60, नहीं नहीं, बिजनेस पहले लिखा है ना, तो 40-60. अब देखो यहाँ पे ना आंसर का प्रेजेंटेशन गंदा है. ये जून 23 का क्वेश्चन है, PYQ है बेटा. एक दिसंबर 23 का MCQ भी बताया था मैंने आपको. डन ना? हाँ. अब ये एग्रीकल्चरल अपन ने, क्योंकि अपन याद कैसे रखते हैं 60-40, 60 एग्रीकल्चर 40 बिजनेस, तो अपन ने आंसर में एग्रीकल्चर पहले देना चाहिए था, बिजनेस बाद में देना चाहिए था. तो भैया 5 लाख का 60%, 40%. डन. कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड. ग्रोन एंड क्योर्ड मतलब प्रोसेस कम है, 75% एग्रीकल्चर, 25% ये, तो इसका 75-25 आ गया. ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन बांग्लादेश. अरे यार इंडिया के बाहर है, ये एग्रीकल्चर नहीं होता. पैसा इंडिया में मिला है बट लैंड कहां है? बांग्लादेश में. तो पूरा का पूरा 10 लाख बिजनेस इनकम है. ठीक है. सैपलिंग ग्रोन एंड सैपलिंग एंड सीडिंग्स ग्रोन इन नर्सरी. नर्सरी बेसिक ऑपरेशन नहीं कैरी आउट हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक ऑपरेशन कैरी आउट हो ना हो, सैपलिंग या सीडिंग्स ग्रोन इन नर्सरी विल बी 100% एग्रीकल्चरल इनकम. तो भैया 1 लाख पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल इनकम है. और सेंट्रीफ्यूज लैटेक्स रबर से जो बनता है, फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन इन केरला, उससे 2 लाख रुपए की इनकम है. रबर के केस में कितना होता है? रबर के केस में होता है 35-65, 65-35, 35-65, 2 लाख का 35-65. दैट्स इट, दैट्स इट गाइज, दैट्स इट. 1 घंटा 4 मिनट में अपना ये खत्म हो गया है यहां पे. दैट्स इट, इतना खत्म हो गया. अब विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. उसके बाद में विल स्टार्ट विथ, इसके बाद क्या है? एग्जाम इनकम, टीडीएस टीसीएस. टीडीएस टीसीएस भी छोटा सा है. उसके बाद हम लोग एडवांस टैक्स इंटरेस्ट उड़ा देंगे. उसके बाद हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम उड़ा देंगे. 4 घंटे का आज क्लास होगा और इसमें सब खत्म हो जाएगा. डन. टीडीएस टीसीएस करना जरूरी है, बहुत सारी अमेंडमेंट आ रखी है आपके बुक के अंदर, बहुत सारे चेंजेस है. विल टेक अ ब्रेक ऑफ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. 10 मिनट के बाद अपन फिर से मिलते हैं.